नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा जो MDRHR यूट्यूब चैनल है, उसके अंतर्गत हम फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग ये सीरीज चलाते हैं। उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है और मेन सब्जेक्ट्स लेते हैं। और दूसरी सीरीज चलाते हैं हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। हम जब बैंक में काम करते हैं तो अलग अलग फ्रेज वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसका मीनिंग हमें समझना चाहिए। वो हिसाब से बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की सीरीज़ हम चलाते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये पसंद आएगी। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू CRE, कमर्शियल रियल एस्टेट क्या होता है, ये हमें समझ के लेना है। तो काहे के लिए समझ के लेना है? क्योंकि हम कोई धंधा करते हैं या हमारे बोरोवर को धंधे के लिए कुछ लिमिट चाहिए, टर्म लोन हो या वर्किंग कैपिटल हो, तो नॉर्मली हम प्रॉपर्टी क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, वो देखते हैं। तो उसके पास जो प्रॉपर्टी है प्रॉस्पेक्टिव बॉरोवर के पास, तो कैसा इस्तेमाल कर सकता है उसके बिजनेस नीड्स के लिए, धंधा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वो कैसा यूज़ करता है, हम कैसा दे सकते हैं, काय के अंदर दे सकते हैं एज ए बैंकर, और एज ए बॉरोवर हाउ यू कैन अवेल द फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक। ये दोनों हम समझ के लेंगे। क्यों? क्यों CRE के ऊपर रिजर्व बैंक ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, इसलिए हमें CRE भी समझ लेना पड़ेगा। तो पहले हम CRE यानी कमर्शियल रियल एस्टेट, तो उसके पहले हम रियल एस्टेट क्या है ये समझ के लेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या डेफिनेशन है? इट इज़ एन इमूवेबल असेट। वो जो मूव नहीं होता, एक ही जगह रहता है, और इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वो लैंड रहते हैं। इमूवेबल असेट RBI के हिसाब से क्या होता है? लैंड रहती है, या और नॉट या और उसके ऊपर जो परमानेंट फिक्सचर होता है अटैच टू दैट प्रॉपर्टी, यानी फ्लैट होगा, बिल्डिंग होगी, हॉस्पिटल होगा, जो भी है कंस्ट्रक्शन करके वो लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बनाई है, दैट इज अ रियल इस्टेट। सो बेसिकली देयर शुड बी लैंड, और लैंड के ऊपर क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और दैट इज टर्म्ड एज रियल इस्टेट। तो रियल एस्टेट कैसी हो सकती है? उसके पास प्रॉपर्टी एक तो खुद की हो सकती है पहले से ही, या तो उसके रिलेटिव फ्रेंड की वो हमें थर्ड पार्टी दे सकता है हमें। तो खुद के नाम से भी हो सकती है, या गारंटर के पास भी वो हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी अगर लेते हो, वो गारंटी हम उसकी लेते हैं, तो उसको क्या हम कहते हैं? मॉर्गेजर गारंटर। उसका जो गारंटी लिमिट रहता है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट लोन। तो सिक्योरिटी क्या रहती है? प्राइमरी या कोलेटरल। जब हम बारों से सिक्योरिटी लेते हैं एज ए बैंकर, एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी करके लेते हैं, या कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं। प्राइमरी यानी वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और कोलेटरल यानी उसका धंधा है, स्टॉक है, बुक डेट्स है, उसके अगेंस्ट हम लोन देते हैं या लिमिट देते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम कोलेटरल लेते हैं। उसका मकान है समझो, तो हम ले लेते हैं, वो कोलेटरल है। लेकिन डायरेक्टली उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही कुछ लिमिट दिया, वर्किंग कैपिटल लिमिट या टर्म लोन, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सिक्योरिटी। अब जब हम एज ए बैंकर लोन देते हैं, तो बहुत बार हम प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए भी देते हैं। फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन के लिए हम जब देते हैं तो एक्वायर करने के लिए देते हैं, या कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल के देते हैं, हॉस्पिटल के लिए देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, बांधकाम होता है, तो इट इज़ टू बी एक्वायर्ड रेडीमेड या अंडर कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन करके वो हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम देते हैं। तो दो टाइप की है, रेडीमेड या अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा रेगुलेटर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, उसके क्या रूल्स है हम समझ लेंगे। तो कोई बैंक को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हाउसिंग लोन देने का है, और वो हाउसिंग लोन अगर प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, तो वो बैंक की जो भी लिमिट है, इंडिविजुअल लिमिट या टोटल लिमिट, एक्सपोजर लिमिट, जो उनके क्रेडिट पॉलिसी में आता है, वहाँ तक वो दे सकते हैं। उनको कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिविजुअल लिमिट काय के ऊपर रहती है? टियर 1 कैपिटल के ऊपर। और टोटल एक्सपोजर के लिए RBI का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बैंक की क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या क्रेडिट पॉलिसी है, उसके ऊपर वो निर्भर होता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? हाउसिंग लोन अगर नॉन प्रायोरिटी का होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन का डेफिनेशन दिया है, उसके बाहर का होगा, PSL में नहीं आता होगा, तो 31 मार्च
कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हो गए उसके 25% तक 25% तक वो बैंक नॉन प्राइवेटी सेक्टर के जो हाउसिंग लोन है उनको दे सकती है। और तीसरा क्या रिस्ट्रिक्शन बताए, सीआरई कमर्शियल रियल एस्टेट 5% ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस दे सकते, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। अगर कोई बैंक का एक्सपोजर ऑलरेडी 5% से ज़्यादा है तो उनको स्टॉप करना पड़ेगा और उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। एक तो नया लोन लेके नॉन सीआरई लोन देके एडवांसेस बनाने का है, या सीआरई का रिकवरी करना पड़ेगा, लेकिन वो जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पहले उनको रिड्यूस करना पड़ेगा अगर एक्सीड होता है तो। एक ख्याल में रखिए कि हाउसिंग लोन जब बैंक देती है तो मिसकंसेप्ट ऐसा है कि प्लॉट परचेस के लिए नहीं दे सकते। एक्चुअली उसमें आरबीआई ने ये बताया है प्लॉट के लिए आप लोन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका कमिटमेंट होना चाहिए कि प्लॉट के ऊपर वो हाउसिंग जो है हाउस कंस्ट्रक्शन हो विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर वो करेगा। यानी नियरली फॉर द परचेस ऑफ प्लॉट नहीं है, लेकिन प्लॉट लेके उसके ऊपर अगर उसको घर बांधना है तो उसके लिए हम दे सकते हैं। उसका हमें अफिडेविट या इन राइटिंग लेना पड़ेगा कि वो प्लॉट परचेस के बाद तो 6 महीने 1 साल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा। बाकी का जो भी हमारा फॉर्मेलिटीज हाउसिंग लोन का हमें करना पड़ेगा, लेकिन प्लॉट के लिए दे नहीं सकते ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल रेडीमेड हाउस अगर किसने किया है तो वो रेडीमेड हाउस के अंदर तो प्लॉट की कीमत आती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल फॉर परचेस ऑफ प्लॉट। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई प्लॉट लेता है तो उसके लिए हम लोन नहीं दे सकते। अभी हम सीआरई की क्या व्याख्या है, डेफिनेशन है, वो समझ लेंगे। बासल 2 जो है उसके अंदर आईपीआर यानी इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट का डेफिनेशन है। वो जो डेफिनेशन है वो सिनोनिमस विद सीआरई है, यानी हम जिसको सीआरई बोलते हैं उसके अंदर बासल कमेटी 2 ने क्या बोला है, आईपीआर इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट। तो सीआरई के लिए पर्पस क्या होता है, क्रिएशन ऑफ रियल एस्टेट क्रिएट होता है, बांधकाम होता है उसके ऊपर, तो उसके लिए देते हैं हम, या एक्विजिशन रेडीमेड लेते हैं। तो ये पर्पस है। एक तो उसके अंदर रियल एस्टेट तो होता ही है, एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन करके या रेडीमेड। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, रीपेमेंट। तो रीपेमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीआरई डिसाइड करने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द कैश फ्लो फ्रॉम द फंडेड असेट्स। फॉर एग्जांपल हमने लोन दिया है, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है, तो वो क्या करेगा, बिल्डर को अगर हमने दिया है तो वो क्या करेगा, रीपेमेंट कैसा करेगा, वो एक वो जो फ्लैट उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है वो सेल करके हमारे बैंक का लोन रीपे करेगा। सो सेल ऑफ असेट्स, वो अगर ऐसा है तो इट इज सीआरई। या मैंने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया है, हॉस्पिटल के लिए लोन लिया है, लेकिन वो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, मैं खुद नहीं चला रहा हूँ, और मैंने किसी को, कोई कंपनी को चलाने के लिए दिया है, कोई ग्रुप को पार्टनरशिप को चलाने के लिए दिया है, और मुझे उसका लीज रेंटल मिलता है। तो जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया है, पर्पज इज हॉस्पिटल, वहाँ पर हॉस्पिटल चल भी रहा है, लेकिन मैं नहीं चला रहा हूँ। लोन मैंने लिया है, मैंने दूसरे के लिए चलाने के दिया है, उसका जो भी मुझे फिक्स अमाउंट आता है उसके थ्रू मैं रीपेमेंट कर रहा हूँ। तो दैट इज सीआरए, ठीक है ना। लेकिन वही हॉस्पिटल अगर मैं खुद चला रहा हूँ, और हॉस्पिटल चलाने से जो भी इनकम मेरे पास आता है उससे मैं रीपे कर रहा हूँ, तो वो सीआरई नहीं होता है। ये रीपेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरई डिसाइड करने के लिए। सीआरई के और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। ऑफिस बिल्डिंग या रेंट एनकैशमेंट में अगर दिया है हमने, तो इट डिपेंड्स ऑन दी असेट ओनली। असेट से रीपेमेंट आता है, वो रेंट आता है और रीपे भी होता है, तो इट इज सीआरई। कोई ऑफिस को हमने अभी मेरा प्रीमाइसेस है फॉर एग्जांपल, और मैंने बैंक को किराए से दिया है, वो प्रीमाइसेस ऑफिस बिल्डिंग मेरा बैंक को किराए से दिया है, और उसके अगेंस्ट मैंने अगर कोई लोन लिया है, वो किराए से मेरा रिपेमेंट हो रहा है, बैंक की जो बिल्डिंग है, तो इट इज़ सीआरए। वैसे होटल का है, होटल बिल्डिंग है मेरी है, लेकिन चलाने के लिए दूसरे के लिए रिपेमेंट उसका जो किराया आता है उससे आता है, तो दैट इज सीआरई। वैसे ही इंडस्ट्रियल वेयर हाउस जो है, मंगल कार्यालय खुद नहीं चला रहा है, तो दैट इज ऑल सीआरई। जब हम बिल्डर्स को लोन देते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए,
वो कुछ भी हो सकता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हो सकता है, होटल, रेस्टोरेंट, अम्यूज़मेंट पार्क, जिम्नेशियम, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, जो भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और वो बिल्डर वो कंस्ट्रक्ट करने के बाद एक तो किराए से देता है या सेल करके बैंक का लोन रीपे करता है, आइदर आउट ऑफ लीज रेंटल्स और सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सो दैट इज सीआरई। सो सोर्स ऑफ रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ रीपेमेंट इज इंपॉर्टेंट। इट इज थ्रू सेल ऑफ असेट्स, सोर्स ऑफ रिकवरी अगर होगा तो दैट इज सीआरई। सोर्स ऑफ रीपेमेंट अगर लीज रेंटल से होगा तो दैट इज ऑल्सो सीआरई। जो सीआरई में कौन से नहीं आते हैं हम समझ के लेंगे। अ, जो रियल एस्टेट है लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं है सीआरई में, तो पर्पस क्या है? फॉर एक्वायरिंग रियल एस्टेट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी, खुद की बिजनेस एक्टिविटी चलाने के लिए। एक्सपोजर वुड बी सर्विस आउट ऑफ कैश फ्लोज। जो भी बैंक का लोन है, टर्म लोन हो या वर्किंग कैपिटल हो, कहाँ से होगा? वो जो रियल एस्टेट यूज कर रहे हैं धंधे के लिए, उसमें जो कैश फ्लो आता है उससे रिपेमेंट हो रहा है। जो एंटरप्रेन्योर्स खुद वो धंधा कर रहे हैं वहाँ पे, वो जगह पे, तो दैट इज नॉन सीआरए, ओनली रियल एस्टेट। इसके ऊपर आरबीआई का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें रीपेमेंट कैसा रहता है? तो वो जो प्रीमाइसेस का रियल एस्टेट का यूज हो रहा है धंधे के लिए, तो उसके थ्रू जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो ऑपरेशंस कर रहा है, या गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है वहाँ से। वो या तो वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, जो होटल है समझो, तो वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, वो खुद का ही मालिक है, खुद ही चला रहा है और रिपेमेंट उसके थ्रू आ रहा है, कैश अप्रूवल्स आ रहे हैं उसके, तो कैश फ्लो वहाँ से जनरेट हो रहा है, वो एक्टिविटी वो खुद कर रहा है। सो दैट इज रियल इस्टेट, इट इज़ नॉट कमर्शियल इस्टेट। उसके लिए 5% का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा थिएटर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, hotels, hospitals, restaurants, cold storage, warehouse, educational institutions, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम्नेशियम, ये कंस्ट्रक्शन के लिए हम अब अगर लोन देते हैं, और जिसने कंस्ट्रक्शन किया वही उसके बिजनेस के लिए, एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है वो रियल इस्टेट, और कैश फ्लो जो जनरेट हो रहा है उसमें से, जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है उसमें से रिपेमेंट आ रहा है या रिकवरी आ रही है, सो इट इज़ रियल इस्टेट। इसके लिए 5% का बंधन नहीं है। इसलिए अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, खुद की ऑलरेडी है, तो वो कैसे यूज़ कर सकता है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बैंक स्टॉक स्टेटमेंट मांगती है, प्राइमरी सिक्योरिटी अगर स्टॉक एंड बुक डेट्स है तो स्टॉक स्टेटमेंट मांगती है। बुक डेट का जो एज है वो 90 डेज के ऊपर नहीं होना चाहिए, या पीरियडिकली स्टॉक ऑडिट करती है, उसके लिए बहुत सारे रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर ये सब अवॉइड करना है तो एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है? उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट वो वर्किंग कैपिटल लिमिट ले सकता है धंधे के लिए। बैंक को उसको क्या करना पड़ेगा? उसका जो भी बैलेंस शीट है वो देना पड़ेगा, उसके जो जीएसटी रिटर्न्स है वो देना पड़ेगा, स्टॉक देना पड़ेगा, कि ही हैज़ टू जस्टिफाई कि बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, और बैंक उसके बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से वर्किंग कैपिटल लिमिट देगी, उसका एंड यूज कंफर्म करेगी। लेकिन जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी रहेगी। सो जो भी दिक्कतें आती है ऑपरेशन लेवल पे बोरोर को, वो बहुत सारी कम हो जाती है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये जो अलग अलग नाम से देते हैं हम, तो ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसमें बोरोर की और बैंक की बहुत सारी दिक्कतें कम होती है, लेकिन वो दे सकते हैं। और 5% जो सीआरई का लिमिट है इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। इसलिए बोरोर के लिए भी अच्छा है कि उसकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, ऑपरेशनल लेवल का जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मिनिमाइज करने के लिए ही कैन यूटिलाइज, वो यूटिलाइज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, उसकी प्रॉपर्टी प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगी। और धंधा करता है, धंधे के लिए लोन लिया है, ये प्रूव करने के लिए वो नॉर्मल केस में उसकी बैलेंस शीट, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह देगा। तो अगर उसको टर्म लोन देना चाहिए, अभी एक आधा हॉस्पिटल है पुराना हो गया है और हॉस्पिटल को रिनोवेशन करने का है,
और उसके लिए उनको टर्म लोन चाहिए तो वही प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज कर सकते हैं हॉस्पिटल वाले, खुद चला रहे हैं वो। और जो भी प्रोसेस है टर्म लोन सैंक्शन होगा तो वो जो हॉस्पिटल वो रिनोवेट कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग एसेट अगर होगा उसके लिए फॉर एग्जांपल अभी जो से बता रिनोवेशन के लिए भी वो ले सकते हैं। वो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सीआरए का, क्योंकि सीआरए में जो मेन है रीपेमेंट, रीपेमेंट जो धंधे के लिए दिया है वो खुद कर रहा है, वो जो धंधे के लिए उसके कैश अकाउंट से थ्रू ही रीपेमेंट हो रहा है या अकाउंट क्लोज हो रहा है सेल करके, तो मेरे ख्याल से वो आर ही आएगा, सीआरई नहीं होगा। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे ख्याल से इसका जो कन्फ्यूजन है आर ई और सीआरई का वो आज के ये वीडियो से क्लियर हो जाएगा। यू विल अप्रिसिएट। और आपको अगर वो पूरा ख्याल में आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बैंक को रिक्वेस्ट है, बैंक जो एचआर डिपार्टमेंट है बैंक के या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो भी हमारे वीडियोस है फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग या ये जो सीरीज़ है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, उसके अगर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो आप इन हाउस एग्ज़ाम लेते हैं तो आपके स्टाफ का अवेयरनेस बहुत सारा बढ़ जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।